हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ब्लू एज अकेडमी में। मैं हूं डॉक्टर अनूप सिंह बघेल और हाजिर हूं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। और टॉपिक का नाम है महाविद्यालयीन छात्रवृत्ति योजना। तो बच्चों, आज हम लोगों को विस्तृत जानकारी प्राप्त करनी है महाविद्यालय में संचालित होने वाली छात्रवृत्ति योजनाओं के बारे में। तो हम लोगों को महाविद्यालय में संचालित योजनाएं एवं छात्रवृत्ति के बारे में विस्तृत रूप से अपने को डिस्कस करना है, ठीक है ना। तो महाविद्यालय में संचालित योजनाएं अपन क्या पढ़ रहे हैं? महाविद्यालय में संचालित योजनाएं एवं छात्रवृत्ति, है ना। छात्रवृत्ति, महाविद्यालय में संचालित योजनाएं एवं छात्रवृत्ति, ये आज अपना जो है ये टॉपिक है आज का। इसको अपने को क्या करना है? विस्तार से इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है ना। तो ये जो है बच्चों, ये इसमें महाविद्यालय में निम्न 7 प्रकार की, सामान्यतः निम्न 7 प्रकार की छात्रवृत्तियां संचालित मिलती हैं। योजना और छात्रवृत्ति जो है वो 7 प्रकार की संचालित हैं। नंबर 1 है, पहले उनके नाम अपन लिख लें। नंबर 1 है, पहला है गांव की बेटी योजना। पहला क्या है? गांव की बेटी योजना। नंबर 1 है गांव की बेटी योजना। नंबर 1 है गांव की बेटी योजना। नंबर 2 है प्रतिभा किरण योजना। प्रतिभा किरण योजना। नंबर 3 है मुख्यमंत्री मेधावी योजना। तीसरा अपन डिस्कस करेंगे मुख्यमंत्री मेधावी योजना। मुख्यमंत्री मेधावी योजना। चौथा अपन देखेंगे फोर्थ, मुख्यमंत्री संबल योजना। नंबर 5 है पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति जो है ये SC, ST और OBC के लिए है। SC, ST और OBC के जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनके लिए ये क्या है? योजना है, ठीक है ना। इसके बाद छठवां है आवास सहायता योजना। आवास सहायता योजना। और 7वां है नेशनल स्कॉलरशिप योजना। 7th है नेशनल स्कॉलरशिप योजना, ठीक है। नेशनल स्कॉलरशिप योजना। तो ये 7 प्रकार की जो छात्रवृत्ति है ये कॉलेज में, महाविद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं को दी जाती हैं, ठीक है ना। तो इनके बारे में एक एक करके अपने को डिस्कस करना है। इसमें अपन क्या करेंगे कि 2 चीजें देखा करेंगे, ठीक है। पहला अपन देखेंगे कि उस योजना के लिए छात्र की पात्रता क्या है। योजना के लिए पहला देखेंगे अपन कि योजना के लिए, योजना या छात्रवृत्ति, है ना, छात्रवृत्ति के लिए, योजना व छात्रवृत्ति के लिए पात्रता देखेंगे कि पात्रता क्या है उसकी। और दूसरा अपन देखेंगे कि दूसरा क्या देखेंगे कि उसमें कौन कौन से सहपत्र अटैच करना है। फॉर्म भरते समय फॉर्म के साथ में कौन कौन से सहपत्र अटैच करने हैं। मतलब आवेदन के साथ कौन कौन से सहपत्र
सहपत्र मतलब फोटो कॉपी, जो भी और भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको लिए अपन बात कर रहे हैं। कौन कौन से सहपत्र पत्र संलग्न करनी है, संलग्न 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 करना है। ठीक है, यदि कोई और विशेष होगा तो तीसरा पॉइंट अपन उसमें देखेंगे अन्य। ठीक है, अन्य मतलब, अन्य का मतलब यह है कि यदि किसी को ये छात्रवृत्ति मिलती है तो दूसरी नहीं मिलेगी, या दूसरी के लिए आवेदन करता है तो ये वाली छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। ये चीजें अपन देखेंगे। ठीक है, तो ये इसकी एक रूपरेखा है जिसमें अपन को डिस्कस करना है। तो पहले अपन देखते हैं कौन सी, गांव की बेटी योजना। ठीक है, गांव की बेटी योजना जो है उसको पहले अपन देख लें। ठीक है, गांव की जो बेटी योजना है उसमें क्या क्या पात्रता है और उसको क्या क्या उस पर लगेंगे डॉक्यूमेंट। तो देखिए, गांव की बेटी योजना की पात्रता जो है पहले अपन देखेंगे क्या, इसकी पात्रता। तो इसमें पात्रता क्या है, पात्रता गांव की बेटी योजना के लिए पात्रता क्या है कि गांव की स्कूल से हायर सेकेंडरी या कि 12वीं पास हो। ठीक है, इसके लिए पात्रता है कि गांव की स्कूल से क्या हो, 12वीं अथवा क्या कहते हो इसी को, 12वीं यानी हायर सेकेंडरी। ठीक है, हायर सेकेंडरी पास हो। ठीक है ना, पास हो। पहली शर्त ये हो गई इसकी। दूसरी शर्त ये है पात्रता में कि उसने पास तो किया है लेकिन वो 60% अंक हो या उससे अधिक हो। 60%, इसमें पहला क्या था कि गांव की स्कूल से ही 12वीं या हायर सेकेंडरी जो है वो पास हो, और दूसरा क्या होगा कि दूसरा इसमें महत्वपूर्ण है कि वो 60% या इससे अधिक अंक प्राप्त किए हों, अंक प्राप्त किया हो। ठीक है ना, गांव की स्कूल से 12वीं कक्षा या हायर सेकेंडरी जिसको कहते हो वो पास हो, और ये 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त किया हो, तो ही वो क्या होगी, पात्र होगी गांव की बेटी योजना के लिए। ठीक है, दूसरा इसमें पात्रता के बाद इसमें कौन कौन से सहपत्र आपको लगाने होंगे। अब देखो, सहपत्र के बारे में देख लो कि सहपत्र कौन कौन से लगाने हैं। सहपत्र, ठीक है, सहपत्र क्या क्या होंगे, इनको अटैचमेंट जिसको आप कहते हो। सहपत्र में इसके लिए होगा कि इसका जो ऑनलाइन आवेदन होगा। ठीक है, तो नंबर 1 क्या होगा, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, तो ऑनलाइन आवेदन पत्र होगा, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा इसकी गांव की बेटी योजना का। तो ऑनलाइन का क्या होगा, आवेदन पत्र होगा। दूसरा क्या होगा कि आपने महाविद्यालय में प्रवेश लिया है। ठीक है, तो महाविद्यालय में प्रवेश की रसीद होगी। दूसरा क्या करोगे बेटा, दूसरा क्या अटैच करोगे इसमें, अब ये सबसे ऊपर रहेगा। इसके बाद प्रवेश की, महाविद्यालय में प्रवेश की रसीद है ना, महाविद्यालय में प्रवेश की रसीद होगी, है ना, रसीद। ये कौन सी रसीद होगी, करंट ईयर की, जिसमें आप कर रहे हो। जैसे मान लो अभी किसका हो रहा है, 24-25 का, तो 24-25 में आपने एडमिशन लिया है तो वो आपको करना होगा, उसकी रसीद की फोटो कॉपी लगानी होगी। ठीक है, फिर एक प्रति आपको अपने पास रखना है, चाहे कोई भी डॉक्यूमेंट लगाएं तो आपको उसका एक प्रति आपको अपने पास रखना है। फिर इसके बाद जो है अर्हतादायी जिसको आपने पास किया है, जिस परीक्षा को पास करके आप एडमिशन लेने आए हैं, तो अर्हतादायी परीक्षा उत्तीर्ण, है ना, परीक्षा उत्तीर्ण की अंक सूची की क्या लगाएंगे, छाया प्रति, अंक सूची की छाया प्रति। ठीक है ना, छाया प्रति मतलब फोटो कॉपी लगाएंगे। ठीक है, ये तीसरा हो गया, सहपत्र तीसरा संलग्न हो गया। तीसरे नंबर पे आपको ये लगाना है। अब देखिए इसमें क्या है कि यदि आप प्रथम वर्ष के हैं, यदि आप फर्स्ट ईयर के लिए हैं, क्या है, आप यदि
फर्स्ट ईयर के लिए है, फर्स्ट ईयर, यदि फर्स्ट ईयर का फॉर्म भर रहे हैं, फर्स्ट ईयर के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, तो आपको किसका 10वीं व 12वीं, 10वीं व 12वीं की अंक सूची लगानी, अंक सूची की फोटोकॉपी लगानी पड़ेगी, 10वीं और 12वीं की अंक सूची। यदि आप सेकंड ईयर का कर रहे हैं, सेकंड ईयर, ठीक है, सेकंड ईयर, यदि आप सेकंड ईयर का फॉर्म भर रहे हैं, सेकंड ईयर की छात्रवृत्ति के लिए गांव की बेटी योजना के, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, फर्स्ट ईयर की अंक सूची लगानी होगी, फर्स्ट ईयर की, ठीक है। तो आपको किसकी, फर्स्ट ईयर की, ठीक है, फर्स्ट ईयर की लगानी पड़ेगी। यदि आप थर्ड ईयर का फॉर्म भर रहे हैं, तो थर्ड ईयर कर रहे हैं, तो आपको सेकंड ईयर का अंक सूची पास की लगानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो आपको गांव की बेटी योजना का इस तरह से आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर जो भी आगे है, तो उसके पीछे जिसको आप पास किए हुए हैं उसकी अंक सूची आपको लगानी पड़ेगी। तो ये एक तीसरा पॉइंट हो गया। इसके बाद जो है आपके पास एक नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको ये क्या है एक्चुअल में, कि डायरेक्ट पैसा आपके खाते में जाना है, तो आपका बैंक अकाउंट होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है, बैंक अकाउंट। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि बैंक की जो पासबुक है, बैंक की पासबुक, बैंक की जो पासबुक है, तो बैंक की पासबुक को आपको उसकी फोटोकॉपी और वो बैंक की पासबुक को आधार से लिंक करा के, है ना, बैंक अकाउंट जो है वो बैंक से आपको आधार से लिंक कराना होगा। तो बैंक की पासबुक आधार से, आधार कार्ड से या आधार से लिंक कराकर बैंक की पासबुक आधार से लिंक कराकर आपको उसकी फोटो कॉपी देनी हो, लिंक कराकर फोटो कॉपी, ये भी आपको लगाना है, ठीक है ना, फोटो कॉपी लगाना है, इसकी भी फोटो कॉपी लगानी है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बैंक वाला काम हो गया आपके खाते का। इसके बाद क्या है, आपको निवास प्रमाण पत्र की कॉपी लगानी पड़ेगी, निवास प्रमाण पत्र जो है उसकी छाया प्रति, है ना, निवास प्रमाण पत्र की छाया प्रति जो है वो लगानी पड़ेगी, यानी फोटोकॉपी लगानी पड़ेगी। समग्र आईडी, आपको समग्र आईडी क्या लगाना पड़ेगा, नेक्स्ट है समग्र आईडी जो है वो आपको उसकी छाया प्रति लगानी पड़ेगी, छाया प्रति जो है समग्र आईडी की छाया प्रति लगानी पड़ेगी। आधार कार्ड की फोटोकॉपी आपको लगानी है, आधार कार्ड की छाया प्रति, है ना, छाया प्रति, आधार कार्ड की छाया प्रति जो है वो आपको लगानी है, ठीक है। और इसके बाद जो है एक आपको स्कूल के प्राचार्य से 12वीं का प्रमाण पत्र, स्कूल के प्राचार्य से 12वीं का प्रमाण पत्र जो है वो आपको वो देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या करेंगे कि यहां पे मैं कर देता हूं 8वां नंबर पॉइंट जो है कि क्या होगा, स्कूल के प्राचार्य से, जिस स्कूल से आप पढ़ के आए हैं, है ना, तो स्कूल के प्राचार्य से, गांव के स्कूल से पढ़ के आए हैं तो उस गांव के जिस स्कूल से आप पढ़ के आए हैं तो उसके प्राचार्य से क्या करेंगे, ये 12वीं का प्रमाण पत्र, 12वीं का प्रमाण पत्र क्या करेंगे, पत्र लगाएंगे, 12वीं का प्रमाण पत्र लगाएंगे और सरपंच का प्रमाण पत्र लगाएंगे, वो इसे सत्यापित करेंगे कि हाँ ये यहीं की छात्रा है, ठीक है ना। तो सरपंच का, इसी में कामा करके लिख दीजिए, सरपंच का प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। और आपको सीओ का प्रमाण पत्र, सीईओ का, उस ब्लॉक का जो सीओ है, ठीक है ना, उसका प्रमाण पत्र, ठीक है। तो आपको ये नेक्स्ट नंबर पे आपको किसका लगाना पड़ेगा, स्कूल के प्राचार्य से 12वीं का प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा, सरपंच का प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा और उस ब्लॉक में एक सीओ होता है तो ब्लॉक के सीओ का प्रमाण पत्र आपको लगाना पड़ेगा। ये अनिवार्य है सब, है ना, बिना इसके जो है गांव की बेटी योजना का फॉर्म जो सत्यापन करता अधिकारी है वो जमा नहीं करेगा। आपको ये सारी चीजें लगानी होगी, ठीक है। इसके बाद
स्कूल का डायस कोड जो है वो भी, कोड नंबर भी स्कूल का प्राचार्य सामान्यतः उस पर लिख देता है। क्या लिख देता है कि जो प्राचार्य जो है वो लिख के आपको इसी प्रमाण पत्र में दे देता है। एक्चुअल में डायस कोड होता है। तो स्कूल का डायस कोड है, ठीक है, डायस कोड नंबर, ठीक है, डायस कोड नंबर जो है वो भी, क्योंकि वो स्कूल में आपने पढ़ा है उनका एक यूनिक नंबर होता है सब स्कूलों का, वो डायस कोड नंबर होता है, ठीक है ना। उसी डायस कोड नंबर से वो स्कूल सामान्यतया जानी जाती है। तो डायस कोड नंबर जो है वो स्कूल के प्राचार्य से आपको देना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद है कि गांव के विधानसभा का क्रमांक एवं विधानसभा का नाम होगा। मतलब वो किस विधानसभा में है, तो गांव के विधानसभा एवं गांव के विधानसभा क्रमांक एवं गांव के विधानसभा क्रमांक एवं विधानसभा का नाम। आप किस विधानसभा में है, ठीक है, आपका नाम जो है, या आपका गांव किस विधानसभा में है और विधानसभा का क्रमांक, ये आपको किससे मिल जाएगा, पटवारी से मिल जाएगा या सरपंच से मिल जाएगा, ठीक है। सरपंच के यहाँ जो सेक्रेटरी होता है वहां से या तो आपको मिल जाएगा या आपके उस हल्का का जो पटवारी है उससे ये मिल जाएगा। तो इस तरह से जो है वो करीब 10 प्रकार के कागज आपको तो लगाने पड़ेंगे। उसमें आवेदन फॉर्म लगाएंगे, पहले एक बार मैं फिर से बता दूं, आवेदन फॉर्म लगाएंगे और आवेदन फॉर्म के साथ में महाविद्यालय में प्रवेश की रसीद, आपने जो प्रवेश लिया है उसकी रसीद होगी, आर्तादायी परीक्षा उत्तीर्ण की अंक सूची की छाया प्रति, आपने जो परीक्षा पास की है, यदि फर्स्ट ईयर में आप आवेदन कर रहे हैं तो 10वीं 12वीं की अंक सूची की छाया प्रति लगाइए, यदि सेकंड ईयर का आवेदन कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर का लगाइए, पास होना चाहिए, ठीक है ना। और यदि थर्ड ईयर कर रहे हैं तो क्या करें, सेकंड ईयर का अंक सूची लगाएं। इसके बाद बैंक की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके बगैर पैसा जो है वो आपके खाते में नहीं जाएगा। तो बैंक की पासबुक को आधार से लिंक कराइए, आप आधार से लिंक कराइए। तो इसमें क्या होगा कि इसको डीबीटी कराना पड़ेगा, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो जब आप आधार से लिंक कराएंगे तो वो केवल आपके ही खाते में पैसा जाएगा। गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो भी सब्सिडी मिलती है या जो भी कैश बेनिफिट दिए जाते हैं वो गवर्नमेंट क्या करती है कि सीधे आपके खाते में ही पैसा भेजती है। तो इसलिए डीबीटी कराना इसके लिए आवश्यक होता है। तो बैंक से आप आधार से इसको लिंक करा देंगे, ठीक है। इसके बाद आपको निवास प्रमाण पत्र लगाना है, निवास प्रमाण पत्र की छाया प्रति लगानी है, समग्र आईडी की छाया प्रति लगानी है, आपको आधार कार्ड की छाया प्रति लगानी है, स्कूल के प्राचार्य से 12वीं का प्रमाण पत्र प्राप्त करना है, वो लिख देंगे कि इन्होंने यहाँ से है ना इस सन में उत्तीर्ण किया है और इनका परिणाम ये रहा, ठीक है ना, ये लिख करके वो दे देंगे। सीओ का प्रमाण पत्र चाहिए, सरपंच का प्रमाण पत्र आपको चाहिए, स्कूल का डायस कोड नंबर चाहिए, गांव के विधानसभा का क्रमांक चाहिए और विधानसभा का नाम चाहिए, किस विधानसभा में आप हैं। तो गांव की बेटी योजना के लिए ये जो है इस तरह से आपको पात्रता और सहपत्र लगाने पड़ेंगे, इनको क्रमशः लगा लीजिए और जो इसके प्रभारी हैं महाविद्यालय में उनसे आप इसको सत्यापित करा लीजिए, ठीक है। वो सत्यापित कर देंगे, फिर आप ले जाइए तो कार्यालय में जमा कर दीजिए या वो जो सत्यापन करता अधिकारी हैं वो खुद जमा कर लेंगे और फिर वो भिजवा देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से ये गांव की बेटी योजना हो गई। दूसरा है प्रतिभा किरण योजना, ठीक है, प्रतिभा किरण योजना, ठीक है। गांव की बेटी योजना और प्रतिभा किरण योजना ये दोनों एक्चुअल में प्रोत्साहन राशि है ना, छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए ये जो है प्रोत्साहन राशि है। तो गांव की बेटी योजना हो गया। अब प्रतिभा किरण योजना, इसके लिए पात्रता क्या होगी, पात्रता जो है इसके लिए पात्रता क्या होगी, ये शहर की स्कूल से, ये वो गांव की से था, ये क्या है शहर की स्कूल से, शहर की स्कूल से 12वीं, शहर की स्कूल से 12वीं या हायर सेकेंडरी जो है वो पास की हो, उत्तीर्ण की हो, शहर की स्कूल से 12वीं या हायर सेकेंडरी परीक्षा पास की हो, ठीक है। इसके लिए दूसरा ये पहला हो गया और दूसरा क्या था कि इसमें 60%
अंक हो या उससे अधिक अंक हो। वो गांव की बेटी योजना के गांव की बेटी के लिए था, ये शहर की बेटी के लिए है। ठीक है, तो इसने क्या किया हो, 60% या इससे अधिक, है ना, इससे अधिक 60% या इससे अधिक अंक प्राप्त किया हो। ठीक है ना, प्राप्त किया हो, 60% या इससे अधिक अंक प्राप्त किया हो। प्रतिभा किरण योजना में क्या होगा कि पात्रता क्या होगी, इसकी पात्रता होगी कि ये शहर की स्कूल से 12वीं या हायर सेकेंडरी पास किया हो और इसके अंक कितने होने चाहिए, 60% या इससे अधिक अंक होंगे, तभी इसको प्रतिभा किरण का के लिए ये क्या होगी, लाभ मिल पाएगा। ठीक है ना। इसके अलावा एक इसमें एक और जुड़ा रहेगा, जो शहर की बेटी होगी उसके लिए बीपीएल कार्ड धारी होना चाहिए। इसको कैसा होना चाहिए, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली ये जो छात्राएं हैं उनके लिए ये है। तो ये कैसी होनी चाहिए, बीपीएल कार्ड इसके पास होना चाहिए, बीपीएल कार्ड होना चाहिए। ठीक है ना, मतलब इसका जो परिवार है वो गरीबी रेखा से नीचे का जीवन यापन करता हो, मतलब गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करता हो, है ना, ये जो है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करता हो। तो ये पात्र है, बीपीएल कार्ड इसको लगाना पड़ेगा, ये अनिवार्य है। ठीक है ना। तो शहर की स्कूल से 12वीं पास किया हो, 60% है उससे अधिक अंक हो और बीपीएल कार्ड इसके पास होना चाहिए। ठीक है ना, तो इसको ये पात्रता होगी। इसमें क्या होगा, सहपत्र क्या क्या लगेंगे, इसमें भी वही सहपत्र जो है तो लगभग वही होंगे। क्या सहपत्र क्या क्या लगेंगे इसमें, पहला है सहपत्र क्या होगा कि महाविद्यालय में प्रवेश की रसीद हो, महाविद्यालय में प्रवेश की रसीद हो, है ना, महाविद्यालय में प्रवेश की रसीद हो करेंट ईयर की, जिसमें वो आवेदन कर रही है उसी ईयर की, जैसे 24-25 में कर रही है तो 24-25 की हो। ठीक है। और दूसरा क्या है, अर्हतादायी, दूसरा जो है अर्हतादायी परीक्षा उत्तीर्ण की अंक सूची जो है वो होनी चाहिए। अर्हतादायी परीक्षा उत्तीर्ण की अंक सूची इस पे लगेगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसमें भी उसी तरह से है कि यदि वो किसका फर्स्ट ईयर का आवेदन कर रही है, यदि वो किसका है फर्स्ट ईयर का, तो उसको किसका चाहिए 10वीं और 12वीं का, है ना, 10वीं और 12वीं की अंक सूची चाहिए। ठीक है, यदि वो सेकंड ईयर का कर रही है सेकंड ईयर कर रही है तो फिर किसका चाहिए, फर्स्ट ईयर की चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ईयर की चाहिए। यदि वो थर्ड ईयर का आवेदन कर रही है, थर्ड ईयर का, तो फिर किसका चाहिए, सेकंड ईयर की अंक सूची चाहिए, पास की अंक सूची चाहिए। ठीक है ना। इसके बाद जो है इसी तरह से मैंने आपको बताया था, तो यहां भी क्या है, तीसरा पॉइंट, तीसरा प्रपत्र आपको क्या लगाना है, बैंक पासबुक आधार कार्ड से लिंक कराकर, बैंक पासबुक आधार कार्ड से लिंक कराकर आपको क्या करना है, इसकी फोटो कॉपी छाया प्रति, है लिंक कराकर छाया प्रति मतलब फोटो कॉपी जो है वो लगानी पड़ेगी। आधार कार्ड से आप लिंक कराएंगे तो क्या हो जाएगा, उसका डीबीटी हो जाएगा। ठीक है, डीबीटी आपको कराना पड़ेगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है वो डीबीटी वो कराना पड़ेगा। ठीक है, वो करा लेंगे। इसके बाद है निवास प्रमाण पत्र। नेक्स्ट है क्या लगाना है, निवास प्रमाण पत्र लगाना है आपको, निवास प्रमाण पत्र बनवाना है, वो लगा लेना है। अब तो डिजिटल बन जाते हैं। इसके बाद समग्र आईडी, है ना, समग्र आईडी जो है वो आपको लगानी है, समग्र आईडी लगानी है। और इसके बाद जो है आधार कार्ड की फोटो कॉपी लगानी है। ठीक है, आधार कार्ड की फोटो कॉपी जो है वो लगानी है। ये सब क्रमशः इसी तरह से आप लगाइएगा, है ना, आधार कार्ड की फोटो कॉपी लगाइएगा। शहर के गरीबी रेखा की सूची क्रमांक, अब आपको बीपीएल चूंकि लगाना है ना,
तो बीपीएल जो है वो शहर का बीपीएल कार्ड, ठीक है, बीपीएल कार्ड में उसमें क्रमांक वगैरह लगा होगा। तो गरीबी रेखा का सूची क्रमांक, गरीबी रेखा का आपको क्या लगाना पड़ेगा, प्रमाण पत्र, उसमें सब लिखा रहता है, उसमें सूची क्रमांक, किस सूची में आपका नाम है, ये सारी चीजें वहां पे लिखी रहती हैं, ठीक है। तो बीपीएल का प्रमाण पत्र आपको लगाना पड़ेगा। फिर इसके बाद 12वीं का आपको डाइस कोड, मैं यहाँ पे नेक्स्ट नंबर लिख देता हूं, क्या है कि 12वीं कक्षा का या 12वीं जहां से आपने पास किया है, 12वीं का तो क्या है, डायस कोड जो है, डायस कोड 12वीं का मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। 12वीं का मतलब जिस स्कूल से आपने 12वीं कक्षा पास की है उसका डायस कोड जो है वो आपको प्राचार्य से मिलेगा वहां के, तो वो आप लगाएंगे, ठीक है। 12वीं बल्कि 12वीं स्कूल लिख दीजिए यहाँ पे, 12वीं स्कूल का डायस कोड, 12वीं स्कूल का डायस कोड, ठीक है। इसके बाद शहर का विधानसभा क्रमांक, शहर का विधानसभा क्रमांक एवं विधानसभा का नाम, है ना, विधानसभा का नाम, विधानसभा का क्रमांक और विधानसभा का नाम जो है ये आपको क्या करना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा। ये आपको कहां से मिल जाएगा, शहर का विधानसभा का क्रमांक और विधानसभा का नाम जो है ये बीएलओ होते हैं, ठीक है। तो बीएलओ के पास से ये आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से प्रतिभा किरण योजना जो है, प्रतिभा किरण योजना की पात्रता है शहर की स्कूल से 12वीं या हायर सेकेंडरी पास किया हो, 60% या इससे अधिक अंक प्राप्त किया हो, या और साथ में तीसरा क्या है, बीपीएल कार्ड होना चाहिए, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करता हो वो परिवार, उसको ये जो है उसकी बेटी को मिलेगा ये। इसके बाद इसमें सहपत्र क्या लगाएंगे, महाविद्यालय में प्रवेश की रसीद, इस साल उसने प्रवेश लिया है तो इस साल की प्रवेश की रसीद लगानी पड़ेगी। अर्हतादायी परीक्षा उत्तीर्ण की है उसकी अंक सूची, ठीक है। फर्स्ट ईयर है तो उसमें 10वीं 12वीं की लगेगी, सेकंड ईयर तो उसमें फर्स्ट ईयर की लगाएं, थर्ड ईयर है तो उसमें सेकंड ईयर की लगाएं, ठीक है। बैंक की उसमें पासबुक आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, जब आधार कार्ड से लिंक हो तो उसको डीबीटी कराना पड़ेगा, डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है और वो ताकि आपके खाते में पैसा जाए, ठीक है। निवास प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा, समग्र आईडी लगाना पड़ेगा, आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगानी पड़ेगी, शहर का बीपीएल कार्ड का प्रमाण पत्र जो है, जो आपका बीपीएल कार्ड बना हो तो वो लगाना पड़ेगा। इसके बाद 12वीं जहां से जिस स्कूल से आपने पास किया है उसका डायस कोड चाहिए, शहर का विधानसभा का क्रमांक और विधानसभा का नाम करना लिखना चाहिए कि ये सारे पत्र इस तरह से क्रमांक में, इसी क्रमांक में आपको लगा करके, और जो प्रतिभा किरण योजना के प्रभारी अधिकारी होते हैं उनके पास से इसको सत्यापित कराना पड़ेगा, या तो वही जमा कर दीजिए और सत्यापित कराने के बाद वही जमा वो कर लेते हैं कुछ लोग, और कुछ कह देते हैं कि जाइए कार्यालय में जमा कर दीजिए, तो कार्यालय में आपको जमा कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया क्या, प्रतिभा किरण। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है मुख्यमंत्री मेधावी योजना, ठीक है। इसमें मुख्यमंत्री मेधावी योजना जो है, तीसरा जो है मुख्यमंत्री मेधावी योजना, मुख्यमंत्री मेधावी योजना, ठीक है। अब ये मुख्यमंत्री मेधावी योजना जो है इसके लिए पात्रता देखिए क्या क्या है, पात्रता, ठीक है। पात्रता नंबर 1 है इसके लिए कि क्या होना चाहिए, मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। इसके लिए क्या होना चाहिए, उस व्यक्ति को मध्य प्रदेश का देश का मूल निवासी होना चाहिए, मूल निवासी, ठीक है, मूल निवासी होना चाहिए, मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए इसके लिए, ठीक है। दूसरा इसमें क्या है, परिवार की वार्षिक आय जो है, दूसरा इस पे पात्रता के लिए शर्त है कि ये जो है परिवार की वार्षिक आय 6 लाख रुपए या इससे कम होनी चाहिए। परिवार की वार्षिक आय, साल भर की आय है ना, वार्षिक आय जो है कितनी होनी चाहिए, 6 लाख या इससे
इससे कम, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम होनी चाहिए। 6 लाख या इससे कम, मतलब अधिकतम 6 लाख तक हो सकती है, इससे कम ही होनी चाहिए, तो ही मुख्यमंत्री मेधावी योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है। तीसरा है कि एमपी बोर्ड से 12वीं कक्षा पास हो। तीसरी इसकी शर्त है कि एमपी बोर्ड से क्या होना चाहिए, इसको 12वीं कक्षा पास हो, 12वीं कक्षा पास हो। ठीक है ना। छात्र जो है वो कैसा हो, एमपी बोर्ड से 12वीं कक्षा पास हो, और पास होने में क्या हो कि वो 70% अंक हो, 12वीं पास हो और कितना हो, 70%, 70% या इससे अधिक अंक हो, 7%, 70% या इससे अधिक अंक प्राप्त किया हो। ठीक है ना। 70% या इससे अधिक अंक प्राप्त किया हो, मतलब न्यूनतम शर्त क्या है, 70% है, इससे अधिक आप प्राप्त किए हो। लेकिन यदि मध्य प्रदेश का निवासी है और सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड में पढ़ रहा है तो उसके लिए 85% या उससे अधिक अंक हो। परंतु यदि छात्र किसका है, यदि छात्र किससे पढ़ा है, 12वीं किससे पास की है, यदि छात्र 12वीं कक्षा किससे प्राप्त किया है, 12वीं कक्षा सीबीएसई अथवा आईसीएसई बोर्ड से पास किया है, तो उसे न्यूनतम कितना, 85% या उससे अधिक, 85% या उससे अधिक अंक प्राप्त करना होगा। ठीक है ना। तब ये जाकर के मुख्यमंत्री मेधावी योजना का लाभ वो पाएगा। यदि सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड से है पास किया है तो उसको 85%, और यदि एमपी बोर्ड से पास किया है तो उसको 70% अंक प्राप्त करने होंगे। ठीक है ना। तब ये मिलेगा। अब इसमें सहपत्र क्या क्या लगेंगे बेटा, इसमें सहपत्र जो है कौन कौन से लगेंगे, क्या क्या लगेगा, उसका क्रम देख लीजिए। ऑनलाइन आवेदन होगा। ठीक है ना। तो इसका क्या होगा, आवेदन ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी। ठीक है। हार्ड कॉपी वही जो प्रति निकलती है ना, तो हार्ड कॉपी लगेगी। नंबर 1 ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी लगेगी। नंबर 2 प्रवेश शुल्क रसीद, प्रवेश शुल्क की रसीद लगेगी। ठीक है। प्रवेश शुल्क की रसीद लगेगी। ठीक है। इसकी फोटो कॉपी लगेगी या छाया प्रति रसीद, छाया प्रति सबकी फोटो कॉपी लगेगी। ठीक है। आपको एक प्रति पूरे डॉक्यूमेंट के अपने पास रखने हैं और एक प्रति जो है वो जमा करना है, तो उसको लगाना है। फिर इसके बाद जो है पिछली कक्षा के अंक सूची की छाया प्रति, पिछली कक्षा के अंक सूची की छाया प्रति जो है वो लगानी होगी। पिछली कक्षा मतलब जैसे मैंने बताया कि यदि फर्स्ट ईयर का है तो उसको 10वीं 12वीं का करना पड़ेगा। यदि छात्र किसका है, यदि छात्र फर्स्ट ईयर का आवेदन कर रहा है तो उसको 10वीं और वह 12वीं का करना पड़ेगा, 12वीं का, 10वीं व 12वीं का। यदि सेकेंड ईयर का है तो उसको किसका करना पड़ेगा, फर्स्ट ईयर की। ठीक है। फर्स्ट ईयर की। यदि वो किसका है, छात्र किसका है, थर्ड ईयर का है तो उसको किसका करना पड़ेगा, सेकेंड ईयर की अंक सूची की छाया प्रति लगानी पड़ेगी। तो पिछली कक्षा की अंक सूची होगी। फिर नेक्स्ट जो है मैं इधर देता हूं, अगला इसमें क्या करना पड़ेगा कि आधार कार्ड की छाया प्रति लगानी पड़ेगी। आधार कार्ड की छाया प्रति, इसमें जो है क्या होगा, आधार कार्ड की चौथा जो है अगला नंबर जो है आधार कार्ड की छाया प्रति लगानी पड़ेगी आपको। फिर नेक्स्ट क्या है कि आय प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र, ठीक है, आय प्रमाण पत्र जो है वो माता या पिता का, ठीक है ना, का ही मान्य है, माता पिता का जो आय प्रमाण पत्र है वो लगेगा, ठीक है। इसके बाद जो है निवास प्रमाण पत्र, मूल निवासी होना चाहिए ना, तो क्या लगेगा, निवास प्रमाण पत्र लगेगा, निवास प्रमाण पत्र जो है वो लगेगा। तो ये डॉक्यूमेंट लगेंगे। ऑनलाइन आवेदन जो आपने किया है उसका नंबर 1 पे, दूसरे नंबर पर प्रवेश शुल्क का रसीद लगाइएगा। अच्छा, इसमें एक चीज और है कि पहले तो एक ही साथ फीस जमा हो जाया करती थी, लेकिन जब से कोरोना का पीरियड शुरू हुआ था तब से गवर्नमेंट ने कुछ रिलैक्स देकर के 2 किस्त में फीस जमा करने के लिए कहा था। तो दो किस्त में फीस जमा होती है, एक 1000 की जमा होती है, एक 500 की जमा होती है। तो कई जगह तो एक ही हो गई है, एडमिशन ले लिया तो वेरीफाइड कर देते हैं। कई महाविद्यालय में कहते हैं कि जब दूसरी किस्त आप जमा करोगे तो ही हम इसका आवेदन लेंगे। तो आप 1000 का और 500 का दोनों का जो भी है वो प्रवेश की जमा कर दीजिए, ठीक है। वहां की फीस जो है वो जमा आप कर दीजिए, जैसा भी वहां का रूल है वो आप कर लीजिए। तो प्रवेश शुल्क की रसीद लगानी पड़ेगी। पिछली कक्षा के अंक सूची की छाया प्रति, यदि फर्स्ट ईयर का आवेदन कर रहा है तो 10वीं 12वीं की अंक सूची लगाएगा, सेकंड ईयर का आवेदन कर रहा है तो फर्स्ट ईयर का लगाएगा, यदि थर्ड ईयर का कर रहा है तो सेकंड ईयर का अंक सूची लगाएगा। फिर आधार कार्ड की छाया प्रति लगाई जाएगी, आय प्रमाण पत्र लगाया जाएगा, वो माता पिता का ही मान्य होगा, निवास प्रमाण पत्र लगाया जाएगा। ये जो है मुख्यमंत्री मेधावी योजना के लिए सहपत्र है, तो इनको क्रमशः आप इस तरह से लगा देंगे, ठीक है ना। इसके बाद जो है नेक्स्ट है मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना, संबल योजना, ठीक है। मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना या संबल योजना जिसको आप कहते हो, उसको कैसे, उसके लिए क्या पात्रता है और कौन से सहपत्र लगेंगे, उसके लिए आपको कौन से सहपत्र लगेंगे और उसके लिए क्या पात्रता है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, कौन सी है, नेक्स्ट क्या है, फोर्थ नंबर है मुख्यमंत्री जन कल्याण मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना, मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना। और इसी को क्या कहते हैं, ये क्या है, संबल योजना है, ठीक है ना। मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना कौन सी है, ये संबल योजना है। वर्तमान में इसी को क्या कहने लगे हैं, संबल योजना को ही, ये मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना को नया सवेरा भी कहने लगे हैं, इसको नया सवेरा भी इसको कहते हैं, ठीक है। जन कल्याण योजना को चाहे नया सवेरा कहिए, चाहे जन कल्याण योजना कहिए, चाहे संबल योजना कहिए, ठीक है। ये तीनों जो है एक ही है। तो इसके लिए मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना के लिए पात्रता क्या है, इसके लिए क्या है, पात्रता जो है वो क्या है, ठीक है। पात्रता इसके लिए जो है मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। नंबर 1 है मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये पहला है। देखिए निवास प्रमाण पत्र कम लोगों को मालूम है, 2 प्रकार का बनता है। एक होता है मूल निवासी होता है, माने स्थायी निवास प्रमाण पत्र होता है, एक स्थानीय निवास प्रमाण पत्र होता है, ठीक है। यदि आप कहीं 3-4 साल से रह रहे हैं तो उसका स्थानीय निवास प्रमाण पत्र बन जाता है। जैसे कोई गांव से है और फिर वो शहर आ गया तो शहर का निवास प्रमाण पत्र बनवा लेता है, वो स्थानीय निवास प्रमाण पत्र होता है। स्थायी निवास प्रमाण पत्र उसका कहां का होता है, गांव का होता है। तो अब कोई दूसरे प्रदेश से आकर के और यदि यहाँ रह रहा है तो उसका स्थायी निवास प्रमाण पत्र वो नहीं बनता, उसका कौन सा बनता है, स्थानीय निवास प्रमाण पत्र बनता है, ठीक है ना। तो आपको मूल निवासी होना चाहिए, मतलब जो आपका मूल निवास प्रमाण पत्र जो गांव का बना था वो वाला है। या शहर में आप बहुत पुराने हैं, आपके यहाँ पिताजी रहते थे, फिर आप रह रहे हैं, आपका जो परिवार है वो बहुत दिनों से रह रहा है, तो वो मूल निवास पे आएगा, ठीक है ना। तो ये करिएगा। दूसरा क्या है, माता पिता का असंगठित क्षेत्र के कर्मकार हों। माता पिता जो है, माता पिता असंगठित माता पिता जो है असंगठित क्षेत्र में कर्मकार हों।
माता पिता असंगठित क्षेत्र में कर्मकार हों, मतलब कि कोई फैक्ट्री वगैरह में काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, वो संगठित क्षेत्र है। और ये क्या है कि असंगठित क्षेत्र, जो वैसे मजदूर होते हैं, लेबर जो काम करते हैं, ये उसके लिए जो है ये है वो पात्र होंगे। असंगठित क्षेत्र का कर्मकार होना चाहिए माता पिता को, ठीक है। और इसका कर्मकार हो, उसका कार्ड हो, उसका कार्ड बनता है तो कार्ड बनाना पड़ेगा, कार्ड बनवाना पड़ेगा, कार्ड हो और पंजीयन हो, उसका कार्ड और पंजीयन भी हो, ठीक है ना, कार्ड हो और पंजीयन भी हो उसका, ठीक है, पंजीयन हो, उसका कार्ड हो, तो कर्मकार का असंगठित क्षेत्र का ये होना चाहिए, इसकी पात्रता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या है कि इसमें कौन कौन से सहपत्र लगेंगे, है ना, सहपत्र कौन कौन से इस पर लगेंगे। तो सहपत्र कौन से लगेंगे, पहले आवेदन की ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी, ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी लगेगी, नंबर 1। नंबर 2 जो है वो क्या लगेगा, इसमें प्रवेश शुल्क की रसीद, सब में है, प्रवेश शुल्क की रसीद जो है, प्रवेश शुल्क की रसीद लगेगी, वर्तमान ईयर की जिसमें आपने एडमिशन लिया है उसकी छाया प्रति, है ना, कि छाया प्रति, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट तीसरा जो है थर्ड, वो लगेगा पिछली कक्षा की अंक सूची, पिछली कक्षा की अंक सूची लगेगी, ठीक है। पिछली कक्षा की अंक सूची में क्या होगा कि यदि आप फर्स्ट ईयर में ले रहे हो तो मैंने बताया क्या, यदि फर्स्ट ईयर में ले रहे हो तो 10वीं 12वीं की लगेगी, 10वीं 12वीं की। और यदि आप सेकेंड ईयर में एडमिशन ले रहे हो, सेकेंड ईयर में यदि आप ले रहे हो तो आपको फर्स्ट ईयर की लगानी पड़ेगी, फर्स्ट ईयर। और यदि आप थर्ड ईयर में एडमिशन ले, थर्ड ईयर का फॉर्म भर रहे हो तो आपको सेकेंड ईयर की अंक सूची लगानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये है क्या, पिछली कक्षा की अंक सूची। आधार कार्ड की छाया प्रति आपको लगानी है, आधार कार्ड की छाया प्रति जो है वो लगानी पड़ेगी आपको। समग्र आईडी की छाया प्रति लगानी पड़ेगी, समग्र आईडी की छाया प्रति आपको लगानी पड़ेगी, है ना, छाया प्रति। इसके बाद आप क्या लगाएंगे, ये नया सवेरा जन कल्याण कार्ड की छाया प्रति, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो है संबल कार्ड आपको लगाना पड़ेगा, चाहे संबल कहिए, संबल कार्ड या नया सवेरा के नाम से बनेगा, है ना, नया सवेरा कार्ड की छाया प्रति जो है वो लगाना पड़ेगा। तो इस क्रम से आप लगाएंगे, ठीक है। इसके लिए पात्रता क्या है, मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, और मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, माता पिता का असंगठित क्षेत्र में कर्मकार हो उसका पंजीयन क्रमांक और उसका कार्ड हो, ठीक है ना। तो मतलब असंगठित क्षेत्र का जो कार्ड है उसमें पंजीयन क्रमांक पड़ा रहता है, रजिस्ट्रेशन, तो वो वाला होना चाहिए। सहपत्र उस पर क्या क्या डॉक्यूमेंट आप अटैच करेंगे, ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी करेंगे, प्रवेश शुल्क की रसीद की छाया प्रति लगाएंगे, पिछली कक्षा की अंक सूची आप लगाएंगे। यदि फर्स्ट ईयर का आवेदन करें तो 10वीं 12वीं का लगेगा, सेकंड ईयर का करें तो फर्स्ट ईयर का लगेगा, थर्ड ईयर का करें तो सेकंड ईयर की अंक सूची लगेगी, ठीक है ना। इसके बाद आधार कार्ड की छाया प्रति आपको लगानी होगी, समग्र आईडी की छाया प्रति लगानी होगी, और संबल कार्ड या नया सवेरा या जन कल्याण कार्ड जो है वो उसकी छाया प्रति आपको लगानी पड़ेगी। तो ये क्या है, चौथा नंबर था मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना। तो अब पांचवा अपने को देखना है, पांचवी क्या थी बेटा, पांचवा था पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, ठीक है। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना जो है वो अपने को देखना है। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना जो है इसके लिए क्या है, पात्रता, इसके लिए क्या है, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की पात्रता, है ना, पात्रता, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की पात्रता क्या है इसके लिए
कि इसको मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। ये पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना किसके लिए है? मैंने आपको बताया था, ये है SC, ST और OBC के छात्रों के लिए है। SC, ST, अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए क्या है? ये योजना है पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति। SC, ST और OBC के छात्र, ठीक है, उनके लिए ये योजना है। इसकी पात्रता क्या है कि छात्र को जो है मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। इसके लिए क्या है बेटा? मध्य प्रदेश का मूल निवासी, मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, मूल निवासी होना चाहिए, ठीक है, मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। इसके लिए क्या होना चाहिए? मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए पात्रता है। नंबर 2, दूसरा क्या है? दूसरा इसके लिए शर्त है कि इसका डिजिटल जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। डिजिटल, इसका जो है डिजिटल जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र जो है वो होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र जो है डिजिटल जाति प्रमाण पत्र चाहिए। और इसका जो है आय प्रमाण पत्र, ठीक है, आय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र जो है वो होना चाहिए इसका, ठीक है। तो ये जो है इसमें की पात्रता क्या है कि ये पात्रता है मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, डिजिटल जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए और आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये क्या है? पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के का लाभ ले पाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इसमें क्या है कि इसको इसके लिए सहपत्र क्या क्या लगेंगे? सहपत्र, ठीक है, इसके लिए सहपत्र क्या क्या लगेंगे? इसमें पहला है, फर्स्ट है, पहला क्या लगेगा कि ऑनलाइन आवेदन फॉर्म। इसमें क्या लगेगा बेटा? ऑनलाइन आवेदन फॉर्म लगेगा, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म लगेगा। इसकी क्या लगेगी? हार्ड कॉपी, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की हार्ड कॉपी, ठीक है, हार्ड कॉपी, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की हार्ड कॉपी लगेगी, ठीक है। इसकी एक प्रति आपको अपने पास रखनी रहती है। मैं हर बार बता रहा हूं कि आपको जितने भी प्रपत्र लगाने हैं उसकी एक प्रति अपने पास रखनी है, ठीक है। दूसरा क्या होगा? प्रोफाइल पंजीयन। दूसरा इस पे लगेगा प्रोफाइल पंजीयन लगेगा, ठीक है, प्रोफाइल पंजीयन लगेगा। प्रोफाइल पंजीयन की छाया प्रति जो है, प्रोफाइल पंजीयन की छाया प्रति क्या है कि जब आप एडमिशन लेते हो उसी समय पर एक आपका पूरा प्रोफाइल बन जाता है। आपका नाम, पिता का नाम, आपके पिता का व्यवसाय जो भी होगा वो पूरा एक डिटेल जो है वो बन जाता है, वो प्रोफाइल पंजीयन है। और वही प्रोफाइल पंजीयन आपका फिर पूरा लास्ट तक चलता रहता है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल में, ठीक है। तो वो प्रोफाइल पंजीयन जो है वो जरूरी है। तो दूसरे नंबर पर आप क्या लगाओगे? प्रोफाइल पंजीयन लगाओगे, ठीक है। तीसरे नंबर पर डिजिटल आय प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। डिजिटल आय प्रमाण पत्र, डिजिटल आय प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। डिजिटल आय प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। और ये डिजिटल आय प्रमाण पत्र जो है माता और पिता का होना चाहिए। माता या पिता का, माता अभी पिता है ना, पिता का होना का ही मान्य होगा, ही मान्य है। और ये 3 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। 3 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, नहीं होना चाहिए। माता या पिता का आय प्रमाण पत्र होगा और वो 3 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। 3 वर्ष या उससे कम का ही हो, ठीक है ना। 3 वर्ष तक ये वैलिड रहता है और उससे आगे का वैलिड नहीं होता। तो डिजिटल आय प्रमाण पत्र चाहिए। इसके लिए एडमिशन की रसीद की फोटोकॉपी चाहिए, ठीक है ना। एडमिशन यानी प्रवेश, ठीक है ना, प्रवेश शुल्क रसीद जो है वो जरूरी है। प्रवेश शुल्क रसीद जैसे मैंने बताया कि कहीं पे प्रवेश शुल्क जो है वो 2 किस्तों में गवर्नमेंट ने शासन ने बना के रखा था कोरोना काल से। तो
प्रवेश शुल्क जो है पहली किस्त जो होती है 1,000 की और दूसरी 500 की होती है। तो कहीं कहीं पे एक साथ ले लेते होंगे, कहीं कहीं पर क्या करते हैं ये किस्त में लेते हैं, ठीक है ना। तो उसके प्रवेश शुल्क की रसीद जो है वो होनी चाहिए, ठीक। इसके बाद जो है पिछले सत्र की मार्कशीट होनी चाहिए, पिछले सत्र की अंक सूची जो है कि छाया प्रति है ना, छाया प्रति मतलब आपको जो भी लगाना है उसकी फोटोकॉपी ही लगानी है, ठीक है ना। छाया प्रति लगानी है पिछले सत्र की। और एक क्या है कि मोबाइल नंबर जो है वो देना है। ऐसा मोबाइल नंबर जो क्या हो, जीवित हो, मतलब वो चालू रहे, हमेशा चालू रहे, हमेशा चालू रहे, है ना, हमेशा चालू रहे है, ऐसा मोबाइल नंबर आपको देना है। तो आपको ये कितने 6 प्रपत्र लगाने हैं इस पे, सहपत्र इसके साथ में, ठीक है ना। तो क्या क्या है इसकी पात्रता, क्या है, मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, डिजिटल जाति प्रमाण पत्र उसका होगा, आय प्रमाण पत्र होगा, तब ये इसके लिए पात्र होगा, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए होगा। ऑनलाइन इसके साथ में सहपत्र क्या लगाओगे बच्चों, सहपत्र लगाओगे ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की हार्ड कॉपी लगाओगे, प्रोफाइल पंजीयन की छाया प्रति लगाओगे, डिजिटल आय प्रमाण पत्र लगाओगे, प्रवेश शुल्क की रसीद लगाओगे, ठीक है ना, पिछले सत्र की अंक सूची की छाया प्रति लगाओगे और मोबाइल नंबर जो हमेशा चालू हो। तो ये आपको क्या करना है, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए ये एलिजिबिलिटी है, पात्रता है, और उसके साथ में ये क्रमशः पत्र लगानी है, ठीक है ना। तो ये है। अब इसके लिए क्या है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको क्या करना है कि इसमें मैं आपको अपना जो वो है बैंक अकाउंट है, तो बैंक का खाता नंबर एक और आप लगाएंगे, क्या है, बैंक का खाता नंबर, ठीक है ना। बैंक की पासबुक आधार से, बैंक की पासबुक आधार से लिंक कराकर उसकी क्या है, बैंक की पासबुक आधार से लिंक कराकर, और डीबीटी होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, डीबीटी जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी एक्टिव होना चाहिए, इसके लिए क्या है, डीबीटी जो है वो एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। डीबीटी को जो है आप कहां से एक्टिव कराएंगे, डीबीटी वो एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसका क्या है फुल फॉर्म, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को किससे कराएंगे, एनपीसीआई से कराएंगे। असल में क्या है कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना जो है आरबीआई और जो बैंक के अन्य बैंक हैं उसके समूह ने मिल करके एक ऐसी योजना बनाई कि जो लोगों को कैश जो है उससे छुटकारा मिल सके। तो इन्होंने ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई और जो बैंक के संघ हैं, जो बैंक के समूह हैं वो मिल करके क्या किया कि कैश से छुटकारा मिल जाए, और जो अपन खुदरा ट्रांसफर करते हैं, कुछ सामान खरीदते हैं मोबाइल से ट्रांसफर कर दिए, कहीं जाते हैं तो मोबाइल से ट्रांसफर कर दिए, तो ये इसके लिए इन्होंने क्या किया था कि कुछ जो है ऐप बने हैं, जो कि आप देखते हो यूपीआई है, भीम है ना, यूपीआई है, भीम है, ये है आईपीएससी है, कुछ ऐसा करके है, और भी है। तो यूपीआई है, भीम है, इनके द्वारा जो ट्रांसफर किया जाता है, पैसा जो आदान प्रदान किया जाता है वो किसके द्वारा होता है, एनपीसीआई के द्वारा है, ठीक है ना। तो जो डीबीटी आप कराएंगे, ये जो डीबीटी कराएंगे वो किससे होना चाहिए, एनपीसीआई से एक्टिव होना चाहिए, तभी क्या होगा कि ये जो है आपके खाते में पैसा पहुंचेगा। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, क्रमशः समझिए, पहले आपको बैंक की पासबुक यानी कि बैंक में खाता खुलाना पड़ेगा, नंबर 2 में उसको खाते को किससे लिंक कराना पड़ेगा, आधार कार्ड से लिंक कराना पड़ेगा, अपने आधार नंबर से, और जब आधार से लिंक हो जाएगा तो उस आधार से लिंक कराने के बाद ये सब बैंक से ही होगा, है ना,
आधार से लिंक कराने के बाद बैंक मैनेजर को आप कहिए कि वो उस आपका क्या कर दे, डीबीटी कर दे, ठीक है ना, ताकि जो पैसा है वो सीधे आपके खाते में ही आए, किसी दूसरे के खाते में ना जाए, जिसकी आप कौन लगा रहे हैं, पासबुक लगा रहे हैं, तो वो आपके खाते में चला जाए, तो डीबीटी करा दें, ठीक है। और ये डीबीटी किससे होना चाहिए, एनपीसीआई से एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। एनपीसीआई में क्या है कि इसके पेमेंट के मोड है, ठीक है ना, इसमें पेमेंट के जो है मोड है, यूपीआई है, भीम है और एक दो कुछ है, तो आपको इनमें से किसी से वो क्या कर देंगे, एक्टिव कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है, तब आपके उसमें पैसा आएगा। नहीं तो यदि एनपीसीआई से एक्टिव नहीं होगा, ये एनपीसीआई से यदि एक्टिव नहीं होगा, डीबीटी आपने भले ही करा लिया है और उसको इनसे नहीं जोड़ा है, यूपीआई या भीम वगैरह से नहीं जोड़ा है, तो आपके खाते में पैसा नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आपको ये देखना है कि आपको क्या करना है, डीबीटी को एनपीसीआई से जरूर एक्टिव कराना है और एक प्रति आपको इन सब की जरूर रखनी है। तो ये आपको समझ में आ गया है ना, क्या क्या करना, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की एक कॉपी देनी है, आपको अटैच करनी है, प्रोफाइल पंजीयन करना है, प्रोफाइल पंजीयन मैंने बता दिया एक ही बार बनेगा, प्रवेश शुल्क की रसीद लगानी है, पिछले सत्र की अंक सूची की छाया प्रति लगानी है, पिछले सत्र मतलब कि यदि आप फर्स्ट ईयर का कर रहे हैं तो 10वीं, यदि आप फर्स्ट ईयर का आवेदन कर रहे हैं तो आपको किसका लगाना पड़ेगा, आपको लगाना पड़ेगा 10वीं का और 12वीं का, है ना, 10वीं का और 12वीं का। यदि आप सेकंड ईयर का आवेदन कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट ईयर की अंक सूची लगानी पड़ेगी, फर्स्ट ईयर की। यदि आप सेकंड ईयर का आवेदन कर रहे हैं, थर्ड ईयर का आवेदन कर रहे हैं, तो आपको सेकंड ईयर की जो है वो अंक सूची आपको लगानी पड़ेगी। और मोबाइल नंबर आपका जो हमेशा चालू हो, हमेशा उस पर यदि कोई दिक्कत हो तो कार्यालय आपसे बात कर सके, ठीक है। बैंक का की पासबुक हो वो आधार से लिंक हो और आधार जो है वो उसका डीबीटी हो और डीबीटी एक्टिव जो है वो किससे हो, एनपीसीआई से हो, ठीक है ना। एनपीसीआई के ये मोड है, यूपीआई और भीम वगैरह जो है, तो इनसे वो जुड़ जाए तभी आपके खाते में पैसा आएगा, नहीं तो पैसा नहीं आएगा, ठीक है। तो ये है पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति। इसके बाद नेक्स्ट है 6वां आवास सहायता योजना, ठीक है ना, आवास सहायता योजना, ठीक है। ये क्या है, आवास सहायता योजना, इसमें पात्रता क्या क्या है ना, पात्रता, आवास सहायता योजना के लिए पात्रता क्या है, तो आवास सहायता योजना के लिए पात्रता है नंबर 1 कि ये मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। नंबर 1 क्या है, मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, नंबर 1। और इसका डिजिटल जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, नंबर 2 है डिजिटल जाति प्रमाण पत्र, डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जो है वो होना चाहिए, डिजिटल जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। और डिजिटल जाति प्रमाण पत्र एवं डिजिटल जाति प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण पत्र, ठीक है, आय प्रमाण पत्र, ठीक है, डिजिटल जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र ये बहुत जल्दी बन जाते हैं, आप ऑनलाइन आवेदन कर दीजिए और वो 48 घंटे के बाद जो है वो जनरेट होकर के और आ जाता है, ठीक है ना। तो ऑनलाइन में ही आपका आ जाएगा और आपको मैसेज आ जाएगा, तो आप उससे जाकर के ऑनलाइन से निकलवा लीजिए। तो ये आसान है बनवाना, कोई कठिन काम नहीं है। फिर नेक्स्ट अपन देखेंगे क्या है, तीसरा पॉइंट होगा कि जो छात्र जिस महाविद्यालय में पढ़ रहा है तो वो 12 किलोमीटर की परिधि के बाहर होना चाहिए। क्या है कि 12 किलोमीटर तक का जो एरिया होता है उसको लोकल एरिया माना जाता है, तो वहां आवास की जरूरत नहीं होती। ये एक्चुअल में किसके लिए मिलेगी कि छात्र जो है वो दूर से पढ़ करके पढ़ने के लिए आया है महाविद्यालय में और वो क्या है रोज अप डाउन नहीं कर सकता, तो उसको वहां आवास सहायता मिलेगी। और ये केवल किसके लिए है बेटा, एससी और एसटी के लिए। मैं ये क्लियर कर दूं, केवल एससी एसटी के जो छात्र हैं उनको ही केवल आवास सहायता मिलेगी और ये कितने होने चाहिए, 12 किलोमीटर की परिधि के बाहर के होने चाहिए। यदि बाहर के हैं तो ही इसके लिए पात्र हैं, नहीं तो नहीं है। तो इसके लिए क्या होगा कि संस्था से 12 किलोमीटर की परिधि से संस्था से 12 किलोमीटर की परिधि से बाहर का निवासी होना चाहिए, बाहर का
निवासी होना चाहिए, बाहर का निवासी ही होना चाहिए और होना चाहिए, बाहर का निवासी होना चाहिए। ठीक है, एक अगला पॉइंट जोड़ दिए कि पिछली कक्षा में 50% या उससे अधिक अंक प्राप्त हों। पिछली कक्षा में 50% या उससे अधिक अंक प्राप्त किया हो। पिछली कक्षा में 50% या उससे अधिक अंक प्राप्त किया हो, तभी वो क्या होगा, इसके लिए पात्र होगा। तो इसकी पात्रता क्या है बेटा, कि इसकी पात्रता है कि छात्र मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो, उसका डिजिटल जाति और आय प्रमाण पत्र हो और संस्था से 12 किलोमीटर की परिधि से बाहर का निवासी हो, पिछली कक्षा में 50% या उससे अधिक अंक प्राप्त किया हो, तो वो क्या है कि उसके लिए आवास सहायता योजना के लिए क्या होगा, एलिजिबल होगा। और छात्र क्या होने चाहिए, एससी का हो या एसटी का हो, तभी उसको क्या मिलेगा, आवास सहायता योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्या है कि इसके लिए सहपत्र कौन कौन से लगेंगे, सहपत्र। ठीक है, सहपत्र कौन कौन से सहपत्र लगेंगे, संलग्न जो है वो क्या क्या लगेंगे। तो इसके लिए होना चाहिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म होना चाहिए, उसकी कॉपी है ना, हार्ड कॉपी में लिख देता हूं, हार्ड कॉपी। एक प्रति आपको सब रखना है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। हार्ड कॉपी होनी चाहिए, प्रोफाइल आईडी होनी चाहिए, प्रोफाइल आईडी होनी चाहिए। ये प्रोफाइल आईडी मैंने बताया आपको कि ये प्रवेश करते समय पहले साल से बन जाती है और फिर वो चलती रहती है आगे। तो प्रोफाइल आईडी होनी चाहिए। और इसके बाद ये पहला, दूसरा, तीसरा क्या है, तीसरे नंबर पे आपको क्या है कि आप शहर आए हैं या कहीं गए हैं जहां पढ़ने, तो 12 किलोमीटर से अधिक दूर पे गए हैं आप, तो क्या होगा, कहीं जहां पे आप मकान किराए पे लिया है आपने, ठीक है, तो उस मकान मालिक का एक तो शपथ पत्र होना चाहिए जो 500 रुपए के स्टाम्प में बनेगा। ठीक है, कि वो ये कहेगा कि हाँ ये जो है मेरे यहाँ किराए से रहता है, तो 500 रुपए का शपथ पत्र बनेगा उसका। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्या होगा कि स्टाम्प पेपर में क्या होगा, स्वयं एवं मकान मालिक का स्वयं एवं मकान मालिक का शपथ पत्र जो है वो देना पड़ेगा। ठीक है ना। और ये शपथ पत्र जो है वो 500 रुपए का बनेगा, 500 रुपए का शपथ पत्र है, 500 रुपए का, यानी लिख देता हूं मैं 500 रुपए का। ठीक है ना, 500 रुपए का एक स्टाम्प पेपर जो है वो बनेगा, स्वयं का और मकान मालिक का, दोनों उसमें क्या करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे और उसमें फोटो लगी होगी कि ये जो है हमारे यहाँ क्या कर रहा है, किराए से रह रहे हैं। ठीक है ना, और उसमें लिखा रहेगा कि ये किराया इतना है, उसका ये जो भी है वो लिखा रहेगा। ठीक है, फिर इसमें क्या है कि 100 रुपए का अभिभावक का शपथ पत्र लगेगा। इसमें एक और जो है 100 रुपए का अभिभावक का, ठीक है, अभिभावक का शपथ पत्र लगेगा। ठीक है, कि मेरा बच्चा जो है इनके यहाँ क्या कर रहा है, किराए से रह रहा है और वो पढ़ने आया है शहर में, तो ये लगेगा। तो चौथे नंबर पे आपने क्या लिखा कि 100 रुपए का जो है स्टाम्प जो है शपथ पत्र वो लगेगा, 100 रुपए के स्टाम्प में। ठीक है ना। इसके बाद जो है मकान मालिक का परिचय पत्र, आधार कार्ड और वोटर लिस्ट लगेगा। मकान मालिक का परिचय पत्र लगेगा, परिचय पत्र लगेगा। ठीक है, और आधार कार्ड लगेगा, आधार कार्ड और वोटर लिस्ट में नाम, वोटर
लिस्ट में नाम का प्रति लगेगा। तो मकान मालिक का परिचय पत्र लगेगा, आधार कार्ड लगेगा और वोटर लिस्ट में नाम है तो जहां पे नाम है उसको टिक करके और उसकी फोटो कॉपी करा के आप दे देंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो है ये आपको क्या देना होगा, इसका छात्र का आधार कार्ड। यहाँ पे जो छात्र का आधार कार्ड भी आपको लगाना पड़ेगा, आधार कार्ड, छात्र का आधार कार्ड लगाना पड़ेगा आपको इसके लिए, ठीक है। और इसके बाद जो है पिता का परिचय पत्र और आधार कार्ड एवं वोटर लिस्ट। पिता का परिचय पत्र, पिता का परिचय पत्र, पिता या माता दो में से किसी का, है ना, पिता का परिचय पत्र या माता का परिचय पत्र, ठीक है। परिचय पत्र, आधार कार्ड, परिचय पत्र, आधार कार्ड और वोटर लिस्ट में नाम, ठीक है, वोटर लिस्ट में नाम, ठीक है, वोटर लिस्ट में नाम। देखिए यहाँ मकान मालिक का परिचय पत्र, आधार कार्ड, वोटर लिस्ट में नाम, यहाँ पिता या माता का परिचय पत्र, आधार कार्ड या वोटर लिस्ट में नाम, ये आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और मकान मालिक का बिजली का बिल देना पड़ेगा आपको। मकान मालिक का बिजली का बिल, मकान मालिक का बिजली का बिल का छाया प्रति, है ना, बिल की छाया प्रति, ये भी आपको देनी पड़ेगी, ठीक है ना। मकान मालिक का बिजली के बिल की छाया प्रति भी आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद जो है आपको प्रवेश रसीद लगानी है। प्रवेश रसीद वो भी आपको यहां पर लगानी है। इसके बाद जो है डिजिटल आय प्रमाण पत्र आपको क्या लगाना है, डिजिटल आय प्रमाण पत्र जो है डिजिटल आय प्रमाण पत्र लगाना है। और आपको क्या करना है, प्रवेश रसीद, डिजिटल आय प्रमाण पत्र, जो आय प्रमाण पत्र है वो माता पिता का ही मान्य होगा, ठीक है, माता पिता का ही मान्य होगा डिजिटल आय प्रमाण पत्र, ठीक है। फिर पिछले सत्र की अंक सूची संलग्न करनी होगी। पिछले सत्र की अंक सूची, ठीक है ना, पिछले सत्र की अंक सूची संलग्न करनी होगी। यदि वो क्या है, फर्स्ट ईयर में है, जैसा मैं हर बार बता रहा हूँ, फर्स्ट ईयर में यदि है तो उसको किसका लगाना पड़ेगा, उसका 10वीं और 12वीं का लगाना पड़ेगा। यदि वो सेकेंड ईयर में है तो सेकेंड ईयर में है तो उसको फर्स्ट ईयर की अंक सूची लगानी पड़ेगी, है ना, फर्स्ट ईयर की। यदि वो थर्ड ईयर में है तो थर्ड ईयर में यदि है तो उसको किसका, सेकेंड ईयर की क्या करनी पड़ेगी, अंक सूची लगानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो पिछले सत्र की अंक सूची, तो ये इस तरह से 10-11 पॉइंट जो है वो आपको सहपत्र लगाने हैं, है ना। आपको ये 11 कागज जो है, 11 फोटो कॉपी है, 11 फोटो कॉपी आपको लगानी पड़ेगी। क्या क्या लगाना पड़ेगा, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की हार्ड कॉपी लगाएंगे, एक प्रति अपने पास रख लेंगे, पूरे फॉर्म का रख लेंगे, ठीक है। प्रोफाइल आईडी आपको लगाना पड़ेगा। स्टाम्प पेपर में 500 रुपए का स्वयं को और मालिक का शपथ पत्र लगाएंगे कि मैं यहाँ रह रहा हूँ, वो कहेंगे कि हाँ यहाँ रह रहे हैं, उसका शपथ पत्र। 100 रुपए का अभिभावक का शपथ पत्र लगेगा। अभिभावक मतलब माता पिता का जो शपथ पत्र है वो, कि मेरा बच्चा वहां प्रवेश लिया है, वहां पढ़ रहा है, इनके यहाँ किराए से रह रहा है, ये सारी चीजें, ठीक है। मकान मालिक का परिचय पत्र लगेगा, आधार कार्ड लगेगा और वोटर लिस्ट का नाम, वोटर लिस्ट में नाम हो, ये लगेगा, ठीक है। आवास सहायता योजना के लिए, ठीक है, आवास सहायता योजना के लिए ये चीजें लगेंगी, ठीक है। इसके बाद जो है छात्र का आधार कार्ड लगेगा, उसके पिता का भी परिचय पत्र, आधार कार्ड और वोटर लिस्ट में नाम होगा, वो लगेगा। मकान मालिक का बिजली का बिल की छाया प्रति लगेगी, मकान मालिक के बिजली के बिल की छाया प्रति लगेगी। प्रवेश की रसीद लगेगी, करंट ईयर की, आपने जिस ईयर में प्रवेश लिया है, जिसका आवेदन कर रहे हैं आवास सहायता के लिए, उसकी रसीद लगेगी। डिजिटल आय प्रमाण पत्र आपका लगेगा, माता का या पिता का ही मान्य होगा,
ठीक है। और पिछले सत्र की क्या लगेंगी, अंक सूची लगेंगी। यदि फर्स्ट ईयर में आप ले रहे हैं तो 10वीं 12वीं की लगाएंगे, सेकंड ईयर में ले रहे हैं तो फर्स्ट ईयर की लगाएंगे, और थर्ड ईयर में एडमिशन ले रहे हैं तो आप सेकंड ईयर की मार्कशीट लगाएंगे। तो ये क्या है, इसके पात्रता और इसके सहपत्र, ठीक है ना, पात्रता और इसके सहपत्र हैं। तो ये हो गया किसका, आवास सहायता योजना का, ये हो गया केवल SC और ST के छात्रों को ये योजना का लाभ मिलता है, ठीक है। अब इसके बाद जो है एक लास्ट क्या है, नेशनल स्कॉलरशिप, है ना, नेशनल स्कॉलरशिप योजना। तो नेक्स्ट अपन लिख लेते हैं 7, लास्ट बचा है 7 नंबर, क्या है, नेशनल स्कॉलरशिप योजना, नेशनल स्कॉलरशिप योजना, ठीक है, नेशनल स्कॉलरशिप योजना। ये अपने को ये लिखना है, नेशनल स्कॉलरशिप योजना, ठीक है, 7वें नंबर पे ये नेशनल स्कॉलरशिप योजना। नेशनल स्कॉलरशिप योजना जो है इसके लिए पात्रता क्या है, पहले अपन देख लें कि इसके लिए पात्रता देख लें, ठीक है। पात्रता, इसके लिए क्या क्या पात्रता है, पहला है कि बीड़ी श्रमिक के लिए एवं कार्डधारी होना चाहिए। ये किसके लिए है, बीड़ी श्रमिक, बीड़ी तेंदुपत्ता बीड़ी जो बनती है ना, बीड़ी श्रमिक के लिए ये क्या होना चाहिए, और एवं कार्डधारी, इसका कार्डधारी होना चाहिए। बीड़ी श्रमिक के लिए कार्डधारी होना चाहिए, बीड़ी श्रमिक के लिए ये कार्डधारी होना चाहिए, इसकी पात्रता है। जिन छात्रों ने 82% से, जिन छात्रों ने, दूसरा क्या है, जिन छात्रों ने 82% से 82% से 82% यानी 82% या इससे अधिक, 82% या इससे अधिक अंक प्राप्त किया हो तो वो इसके लिए क्या होगा, पात्र होगा। जिन छात्रों ने 82% या इससे अधिक अंक प्राप्त किया है वो होंगे। और जिनके एक ही संतान है, मतलब जो अपने माता पिता के एक ही संतान है ना, जो अपने माता पिता के एक ही संतान है, जो अपने माता पिता के एक ही संतान है, संतान है, ठीक है ना, जो अपने माता पिता के एक ही संतान है। जिन छात्रों ने 82% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है, और या तो बीड़ी श्रमिक का कार्डधारी होना चाहिए। तो ये इसके लिए पात्रता है। इसके बाद इसमें जो है क्या क्या पत्र संलग्न करेंगे, यदि आप इसके पात्र हैं तो आप इसके लिए क्या क्या पत्र संलग्न करेंगे। इसके लिए सहपत्र है ना, सहपत्र। इसमें पहला है सहपत्र कि ऑनलाइन आवेदन फॉर्म, इसके लिए क्या होगा, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म होना चाहिए। दूसरा इसके लिए सहपत्र लगेगा बोनाफाइड सर्टिफिकेट, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, ठीक है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट। बोनाफाइड सर्टिफिकेट क्या होता है बेटा, कि आपको जब आपने प्रवेश ले लिया तो एक प्रोफार्मा निकलता है, उसमें लिखा रहता है कि आप इसी महाविद्यालय के छात्र हैं, ठीक है ना, इसी महाविद्यालय के छात्र या छात्रा हैं। तो ये सर्टिफाइड होगा किससे, जो इसका नोडल है, नेशनल स्कॉलरशिप का जो नोडल है वो उस पर दस्तखत करेगा, और क्या होगा, प्राचार्य उस पर दस्तखत करेगा, ठीक है, प्राचार्य के दस्तखत होंगे, और जो नोडल है, इसका प्रभारी है नेशनल स्कॉलरशिप का, उसके दस्तखत होंगे। तो वो कहलाता है बोनाफाइड सर्टिफिकेट। इससे ये प्रूफ होता है कि आप इसी महाविद्यालय के छात्र हैं, ठीक है ना, इसके लिए बोनाफाइड सर्टिफिकेट होता है। तो दूसरे नंबर पे ये लगेगा। पिछले सत्र की मार्कशीट लगेगी, ठीक है, पिछले सत्र की अंक सूची लगेगी बेटा, अंक सूची है ना, पिछले सत्र की क्या लगेगी, अंक सूची लगेगी पिछले सत्र की, ठीक है। फिर क्या लगेगा, आय प्रमाण पत्र लगेगा। नेक्स्ट है आय प्रमाण पत्र जो है वो लगेगा। 3 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, 3 वर्ष से अधिक पुराना नहीं हो, और ये किसका होगा, माता
और पिता का होगा। ये माता और पिता का ही मान्य है ना, मान्य है, माता और पिता का ही मान्य है, 3 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए आय प्रमाण पत्र। ठीक है, इसके बाद संबंधित योजना का प्रमाण पत्र, संबंधित योजना, ठीक है, संबंधित योजना का प्रमाण पत्र, ठीक है, प्रमाण पत्र, संबंधित योजना का प्रमाण पत्र चाहिए। इन 3 में से मतलब संबंधित योजना मतलब बीड़ी श्रमिक कार्डधारी, इसका जो है यदि कोई है तो उसका क्या चाहिए, आपको प्रमाण पत्र चाहिए। ठीक है ना, तो ये संबंधित योजना का प्रमाण पत्र है। और प्रवेश रसीद, प्रवेश रसीद जो है, प्रवेश रसीद जो है उसकी प्रति छाया प्रति चाहिए। इन सब की क्या लगेगी बेटा, छाया प्रति लगेगी, सबकी फोटो कॉपी लगेगी, एक प्रति आपको अपने पास इसको रखना है। ठीक है ना, तो ये करना है। इसमें क्या है कि यदि आप किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति योजना या प्रोत्साहन का लाभ, यदि आप इसका लाभ ले रहे हैं, नेशनल स्कॉलरशिप का यदि आप लाभ ले रहे हैं, तो आपको अन्य किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। ये आपको ज्ञात होना चाहिए। तो एक मैं यहाँ पे नोट लिख देता हूं कि जो छात्र या छात्रा जो भी है इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो बाकी जितनी भी मैंने 6 योजनाएं बताई उनमें से किसी का लाभ इनको नहीं मिलेगा। तो जो छात्र क्या होते हैं, इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो उन्हें अन्य किसी योजना का लाभ नहीं मिलेगा, उन्हें अन्य किसी योजना का लाभ नहीं मिलेगा, है ना, मिलेगा, अन्य किसी योजना का लाभ जो है वो नहीं मिलेगा। जो छात्र इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं या जिनको ये योजना मिलेगी तो उनको कोई लाभ अन्य नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो ये है इसमें नंबर 1। दूसरा है उसी तरह से कि आपको अपने बैंक अकाउंट जो है, पासबुक जो है उसकी भी एक प्रति आपको लगानी है। ठीक है ना, तो यहां मैं लिख देता हूं, वो रह गया था, नेक्स्ट लिख लीजिएगा कि क्या है, बैंक पासबुक आधार से लिंक, है ना, आधार से लिंक होगी। और क्या होगा, डीबीटी होगा, है ना, डीबीटी एनपीसीआई से, ठीक है, एनपीसीआई से डीबीटी होगा इसका। ठीक है ना, एनपीसीआई से एक्टिव। तो ये आपको एक कागज आपको ये भी लगाना है। ठीक है ना, तो इस तरह से क्या है कि ये नेशनल स्कॉलरशिप जो है ये आपको प्राप्त होगी। तो इसके लिए क्या है कि बीडी श्रमिक के लिए कार्डधारी होना चाहिए, पात्रता है। जिन छात्रों ने 82% या इससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं वो है, या जो माता पिता के एक ही संतान है, तो उनके लिए ये नेशनल स्कॉलरशिप है। इसमें क्या है कि ऑनलाइन आवेदन फॉर्म लगाना पड़ेगा, बोनाफाइड सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा कि ये इसी संस्था की छात्र या छात्रा है, और ये पिछले सत्र का क्या है, पिछले सत्र की अंक सूची लगानी पड़ेगी, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर में है उसमें 10वीं 12वीं का लगाना पड़ेगा, जो सेकंड ईयर में आ रहा है उसमें फर्स्ट ईयर की अंक सूची लगानी पड़ेगी, जो थर्ड ईयर का भर रहा है उसमें सेकंड ईयर की लगानी पड़ेगी। ठीक है, आय प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा, 3 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए और माता पिता की ही मान्य है। ठीक है, संबंधित योजना का प्रमाण पत्र आपको, इनमें से संबंधित जो योजना है उसका प्रमाण पत्र आपको लगाना पड़ेगा। प्रवेश की रसीद लगानी पड़ेगी आपको। ठीक है, प्रवेश की रसीद लगानी, बैंक की पासबुक आधार से लिंक करा करके, डीबीटी कराकर और एनपीसीआई करा करके लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, जो छात्र इस योजना का लाभ लेंगे उनको अन्य किसी योजना का लाभ नहीं मिलेगा, उनको अन्य किसी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो इस तरह से जो है ये क्या है बेटा, ये इस तरह से ये है नेशनल स्कॉलरशिप। ठीक है ना, एक आपको और जान लेना चाहिए कि जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति या पिछड़ा वर्ग, ठीक है, SC ST और OBC के छात्र हैं, वो यदि मुख्यमंत्री मेधावी योजना और संबल योजना का लाभ लेते हैं,
ठीक है, ध्यान रखिए, जो SC ST और OB के छात्र छात्राएं हैं वो मुख्यमंत्री मेधावी योजना और संबल योजना या तो संबल योजना का लाभ ले रहे हैं, तो उनको पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं आवास सहायता योजना का लाभ नहीं मिलेगा। एक बार फिर से सुन लीजिए कि SC ST OBC के वह छात्र जो क्या कर रहे हैं, मुख्यमंत्री मेधावी योजना या मुख्यमंत्री संबल योजना का लाभ ले रहे हैं, उनको पोस्ट मैट्रिक और आवास सहायता का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो ये पहले आपको जानकारी हो जानी चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री मेधावी योजना और संबल योजना इनमें कुछ कम छात्रवृत्ति मिलती है, पैसा कुछ कम रहता है। पोस्ट मैट्रिक और आवास सहायता में ज्यादा पैसा मिलता है। इसलिए क्या होता है कि एडमिशन के समय बच्चे पहले क्या करते हैं कि तुरंत लाभ के लिए मेधावी योजना और संबल योजना में फॉर्म भर देते, मतलब 1000 भी नहीं जमा करना चाहते, तो 10 रुपए वहां पे फीस लगती है और उनका एडमिशन हो जाता है। फिर इसके बाद जब इसका फॉर्म खुलता है तो उसको कैंसिल करा करके और इधर आते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसमें क्या है कि समय बर्बाद होता है, कई बार चीजें जो है वो अटक जाती हैं, तो फिर आपको पोस्ट मैट्रिक और आवास सहायता का लाभ नहीं मिल पाता है। ठीक है ना, सामान्यतः ऐसा नहीं होता, लेकिन हो भी जाता है। कई बार क्या है कि इधर उधर हो जाता है। इस मामले में तो आप 1000 जमा कर दीजिए और जब आप इसका भरेंगे तो वो आपका पैसा जो है वापस हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीजें हैं। इस प्रकार से मैंने छात्रवृत्ति से संबंधित बहुत डिटेल में, जो कि सामान्यतः महाविद्यालय में इतना नहीं बताया जाता है, मैंने बहुत डिटेल में आपको ये पूरी जानकारी दे दी है। अब क्या होगा कि इसके आधार पर ही जो मैंने बताया है उस तरह से अपनी पात्रता जान लेंगे, उसका आवेदन करेंगे और उसको उसी क्रम में सहपत्र लगा करके और ले जाएंगे, तो क्या होगा कि तुरंत आपका फॉर्म वेरीफाइड हो जाएगा और कार्यालय में जमा हो जाएगा। वरना क्या होता है कि आप लाइन में लगे हैं, बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है, और फिर जब आप अधिकारी के पास पहुंचते हैं, सत्यापन अधिकारी के पास, तो वो कहते हैं कि ये कागज नहीं है, ये कागज नहीं है, ऐसा करो। फिर आप जाते हो, फिर ले आते हो, फिर एक बार फिर आप लौटते हो। ऐसे आपको बहुत परेशानी होती है। इससे आप पहली बार में ही इन चीजों को क्या करिए, नोट कर लीजिए और ये सारे प्रपत्र एक साथ लगा लीजिए, और आप जब जाएं उसमें क्यू में लगे हो, लाइन में लगे हो, जब आपका नंबर आए तो अधिकारी क्या करेंगे, उसको पलटाएंगे, देखेंगे और उस पर वो आप सिग्नेचर करके आपका जमा हो जाएगा। तो ज्यादा दिक्कत इस पे नहीं होती है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिए, जिससे कि पूरे मध्य प्रदेश में इसके बच्चों को इसका लाभ हो सके। क्योंकि ये केवल एक महाविद्यालय का नहीं है, ये पूरे मध्य प्रदेश में है ना। पूरे मध्य प्रदेश में के कॉलेजों में ये, चाहे वो शासकीय हो चाहे अशासकीय हो, ठीक है ना, चाहे वो निजी क्षेत्र का हो, उन सब जगह इस तरह की स्कॉलरशिप जो है ये चलती है। तो पूरे मध्य प्रदेश में ये क्या होना चाहिए, फैल जाए, ताकि बच्चों को ये परेशानी ना हो। धन्यवाद।